वेलकम टू अनकट बाय एहसन। आज हम आपकी खिदमत में एक और एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ एक मारूफ सहाफ़ी मौजूद हैं, एजाज़ सैयद साहब, जो कि पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। एजाज़ साहब, बहुत मेहरबानी कि आप हमारी पॉडकास्ट में आए, आपने हमारी दावत कबूल की। सर, इससे पहले कि हम सहाफ़त और फिर सियासत की जानिब बढ़ जाए, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी, आपके जो माजी की जो इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुजरे हैं, जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने देखे हैं, उनमें आपने अपना जो बचपन का पस मंज़र है उसको इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश किया। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड आखिर कहाँ से है? नहीं, मैं इस्लामाबाद में बचपन नहीं मेरा गुज़रा। मेरा बचपन ज़्यादा झेलम में गुज़रा है। पंजाब का एक ज़िला है झेलम, वहाँ पे गुज़रा है। मैं जब 16 साल का था तो उसके बाद मैं इस्लामाबाद में आया, तो फिर इस्लामाबाद के ही होके रह गया। तो एक नॉर्मल सी फैमिली है, आम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उसी तरह जिस तरह होता है, तो कोई ऐसी ख़ास तो ऐसा सब आपकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड किसी का भी माजी में सहाफ़त से नहीं था, तो आपकी जो इंक्लाइन है वो सहाफ़त की जानिब कैसे बढ़ा, या आपका जो इंटरेस्ट है वो सहाफ़त के पेशे में कैसे डेवलप हुआ? ऐसा मेरे एक टीचर थे, अफजल अवान उनका नाम है, मेरे इंग्लिश के टीचर थे। तो मैं एच9 कॉलेज में पढ़ता था, तो वो हमारे डिबेटिंग क्लब के प्रेसिडेंट भी थे, सरबराह भी थे उसके। तो वो एक अखबार में काम करते थे, तामीर अखबार में मज़ामीन लिखा करते थे या उन्हें कोई कंट्रीब्यूट करते थे। तो मैं डिबेटिंग क्लब का मेंबर था। तो जो मेरे टीचर हैं वो मेरे पे बड़े मेहरबान थे, तो ही इंट्रोड्यूस मी जर्नलिज्म। तो फिर इस तरह आस्ता आस्ता फिर जर्नलिज्म में। और फिर आप कभी रुके नहीं हैं उसके जी। बाद से। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं बट उसमें ना बहुत इन डेप्थ चीज़ें नहीं हैं, जो कि क्योंकि मैं भी एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ुद हम आए मेहनत की। तो मुझे ये बताएं कि आपका पहला जो अखबार में जो आपका कॉलम या आपकी ख़बर शाया हुई थी और उस अखबार में आपने अपनी तस्वीर या अपना नाम देखा था, तो क्या एहसासात थे उस वक्त और क्या मुझे कैफियत थी? बड़ा अच्छा मुझे याद है अच्छी तरह। अप्रैल 1999 में नेल्सन मंडेला पाकिस्तान में आए थे। तो मैं उस वक्त एक उर्दू अखबार था, उसके साथ गया था, वहाँ मेरी इनरोलमेंट हुई थी। और मुझे जो मेरे इंचार्ज थे उन्होंने एक क्रीट थी इंग्लिश लैंग्वेज की। उस ज़माने में क्रीट हुआ करती थी, इंटरनेशनल मीडिया से जो ख़बरें आती थीं वो उसकी क्रीट निकला करती थी। तो उन्होंने मुझे उसकी ट्रांसलेशन के लिए दिया कि आप नेल्सन मंडेला का प्रोफाइल था, तो वो नेल्सन मंडेला का जो प्रोफाइल था वो मैंने ट्रांसलेट किया। और मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे गुमान में भी नहीं था, कि मुझे तो यही कहा गया था कि आप ट्रांसलेट करें, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि अगले दिन मेरा नाम छपा होगा। तो अगले दिन मेरा नाम छपा हुआ था, तो मेरे लिए बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था और मुझे आज भी याद है। तो बड़ी एक खुशी थी कि मेरा नाम छपा है। तो सिर्फ अखबारों की जो तराशे थी, जो टुकड़े थे, उनको आप किस तरह संभाल के रखते थे जिन अखबारों में आपका नाम आता था, जिनमें आपकी खबर शाया होती थी? हमारे यहाँ जो अखबारों के तराशे संभालने का इतनी रिवायत नहीं रही। एक हमारे एडिटर थे, मियाँ गफ़ार, मुल्तान में होते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी रिवायत डाली थी। वो यहाँ पे ख़बरें के एडिटर रहे हैं। उन्होंने रिवायत ये डाली थी कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उनकी जो ख़बरें बाय लाइन छपेंगी, एक्सक्लूसिव ख़बरें छपेंगी, तो उन्होंने एक बड़े बड़े रजिस्टर्स मंगवाए थे और उन्होंने रिपोर्टर्स की ये ड्यूटी लगाई थी कि जब भी आपकी ख़बर शाया होगी वो अखबार में से काट के आप उसे अपने वो जो बड़ा बड़ा जो आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं उनमें चिपकाएं। मेरे पास आज भी वो रजिस्टर मौजूद है। तो बाद में भी मैं जो आर्टिकल्स कॉलम लिखता रहा हूँ, उनमें से कुछ मेरे पास हैं। ज़्यादा तौर से नहीं संभाल सका, लेकिन कुछ चीज़ें जो इब्तदाई दौर की हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा एजाज भी, मुझे ये बताइएगा कि जब पहली दफ़ा आपके वालिदैन ने आपको टीवी स्क्रीन पे देखा, तो उस वक्त उनके क्या एहसासात थे और आप कितना प्राउड फील कर रहे थे उस वक्त? मेरी वालदा की बचपन में ही डेथ हो गई थी, व्हेन आई वाज 16। तो मेरे वालिद ने जब पहली दफ़ा देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग, ज़ाहिर है खुश होते हैं। मुझे तो नहीं पता था कि वो उन्होंने कहाँ देखा, लेकिन ज़ाहिर है टेलीविज़न पे जब उन्होंने देखा तो मुझे बताया। तो उन्होंने, मैं जब घर पे आया तो बड़े खुश थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे तुम कैसे तुम टेलीविज़न पे कैसे आए हो। एक होता है ना कि एक ज़रा एक सेंस ऑफ कि अनबिलीवेबल किस्म की चीज़ें। उन्हें यकीन नहीं हाँ, आया कि उन दिनों टेलीविज़न नया नया आ रहा था, नया नया टेलीविज़न का अरूज था, तो उनको बड़ी खुशी हुई।
अच्छा एजाज़ भाई, आपने वक्त में भी काम किया, डॉन में भी किया, द न्यूज़ में किया, उससे पहले आप और अखबारात का भी हिस्सा रहे, आजकल आप एक बहुत बड़े इदारे के साथ वाबस्ता हैं। बतौर सहाफ़ी आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी खबर थी जिसने एजाज़ सैयद को बतौर सहाफ़ी शनाख्त दी? आपकी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक वो खबर जो आपके नज़दीक आप समझते हैं कि आपकी शनाख्त जिस खबर ने बनाई बतौर सहाफ़ी। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी वैसे ख़बरें हैं जिनके ऊपर जो मैंने ख़बरें की हैं, लेकिन 2-3 ख़बरें ऐसी हैं जो जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन में बड़ी हेल्प की। उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, वो अभी दुबई में थी, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल का जो प्लान है वो मुझे पता चल गया था। तो वो मैंने 5 अक्टूबर 2007 को डेली टाइम्स, मेरे एडिटर थे नजम सेठी एट दैट टाइम, तो उसके फ्रंट पेज पे मैंने वो ख़बर दी थी। और दैट जिसे कहते हैं ना कि उससे लोगों को एक पता लगा कि लोगों को पता बहुत चला सारे कि लोग। एजाज़ सैयद कौन है। और इस तरह मुंबई अटैक्स के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने दी, तो उससे भी काफ़ी एक जिसे कहते हैं कि पीपल स्टार्टेड नोइंग मी। रिकग्नाइज़ करना जी शुरू हाँ। कर दिया। अच्छा एजाज़ भी मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी खबर है आपकी, आपने जो खबर ब्रेक की हो और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं ये खबर ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी, किसी खबर को लेके कोई रिग्रेट है आपको? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो कोई ऐसी याद नहीं है कि मुझे कोई रिग्रेट हो। उसकी वजह ये है कि मैं बड़ा लकी रहा हूँ इस एतबार से कि जो आजकल तो सोशल मीडिया पे जो मर्ज़ी आप कह दें, कोई आपको बिल्कुल। पूछने वाला नहीं है। तो और जो जब तक ऊपर मॉनिटर ना हो, ये जर्नलिज्म क्यों इसकी एहतराम क्यों है जर्नलिज्म को? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होते। आपके ऊपर एक एडिटर बैठा होता है जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको तारीख का नॉलेज होता है, जिसे सियासत का नॉलेज होता है, और जहाँ पर आप गलती करते हैं, लैंग्वेज की गलती हो, कंटेंट में कोई झोल हो, तो वो पकड़ता है आपको। तो मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे एडिटर्स बड़े अच्छे रहे। मैंने बड़े अच्छे एडिटर्स के साथ काम किया है। मियाँ गफ़ार का मैंने नाम लिया आपको, नजम सेठी साहब का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, और भी बड़े नाम हैं। अर्शद शरीफ के साथ आपने बहुत मैं काम अरशद शरीफ मेरे ब्यूरो चीफ थे, मेरे एडिटर थे मुबशर ज़ैदी साहब। तो मैंने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया है। ऑनर्ड कि मैं अभी भी बड़े अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सर, अरशद शरीफ मरहूम साहब जो हमारी ज़िंदगी में अब नहीं है, उनके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपने उनके साथ काम किया, तो बतौर सहाफ़ी आपने उनको कैसा पाया? क्योंकि हमारे यहाँ सहाफ़त में ना प्रो और एंटी का एक जो इम्बैलेंस है ना, ये हर जगह नज़र आता है। ये इवन एक बड़े इदारे चैनल में भी नज़र आता है। तो आपने बतौर सहाफ़ी उनको कैसा पाया? एहसन जो अरशद शरीफ हैं, मैंने उनके साथ कम बेश 3-4 साल काम किया है मैंने। डॉन में मेरे वो ब्यूरो चीफ थे। मेरा बड़ा अच्छी यादें हैं उनसे। कुछ थोड़ी हमारी तलखी भी हुई एक मौके के ऊपर, लेकिन मजमूई तौर पे मेरी बड़ी अच्छी उनसे यादें हैं। एज़ इंसान मैं कहूँगा बहुत अच्छे आदमी थे। अगर उनको मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे घर पे अटैक हो गया, तो मेरे घर पे जो सबसे पहले पहुंचने वाला बंदा था वो अरशद शरीफ अर्शद था और शरीफ। मतीउल्लाह जान था। सबसे पहले पहुंचने वाले, और फिर मेरे साथ खड़े हो जाने वाले। मुझे वो चाहते थे कि मैं लंदन चला जाऊं। डॉन के पास वैकेंसी थी लंदन की, विच आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे थे। जर्नलिस्टिकली अगर आप बात करें तो वो जर्नलिस्टिकली अरशद शरीफ जो है डिफेंस के अफेयर्स को कवर करते थे। बिल्कुल। तो उन्हें अपने डिफेंस के अफेयर्स से और डिफेंस के लोगों से बड़ी एक मोहब्बत थी उनकी। ISPR के लोगों से और मिलिट्री के लोगों से उनका बड़ा मिलना जुलना था। आज के दौर में प्रो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, लेकिन आपको मैं ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो फ़ौज को और उनकी ऑपरेशंस को और उनकी पॉलिसी को प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन मैं फ़ौज की क्रिटिकल ख़बरें भी देता था। बिल्कुल। मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं, कभी भी नहीं रोका। बतौर ब्यूरो चीफ उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मुझे खबर। कभी ब्यूरो चीफ के तौर पे उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये नहीं दो, बल्कि मुझे इनकरेज किया। मुझे अच्छी तरह याद है, डॉन न्यूज़ इंग्लिश से ट्रांसफॉर्म हो रहा था उर्दू, तो उन दिनों मैंने जनरल असलम बेग का इंटरव्यू किया था। वो 20 मिनट का एक इंटरव्यू था, तो उसके आखिरी जो 3 मिनट थे वो बड़े सनसनीखेज इसलिए बन गए कि मैंने जनरल साहब से सवाल किया। उन्होंने को पैसे तकसीम किए थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जब आर्मी चीफ थे, तो आखिरी 3 मिनट में तलखी आ गई
लेकिन आई केप्ट ऑन प्रेसिंग। मुझे ये था कि जलन साहब गुस्से में आएंगे और कहेंगे कि जी मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है और ये कोर्ट में अगर साबित हो गया तो क्या आप तमगा जमहूरियत वापस कर देंगे, क्योंकि आपने उसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पैसे तकसीम किए जिसने आपको तमगा जमहूरियत दिया है। तो जलन साहब गुस्से में आ गए। तो मैं ये सोच रहा था कि अब मैं इनसे दोबारा रिपीट करूँगा सवाल तो शायद ये जलन साहब जो हैं वो गुस्से में आके कहेंगे कि मैं तमगा जमहूरियत वापस कर दूंगा, या ये कहेंगे कि मैं वापस नहीं करूँगा। तो इन दोनों सूरतों में आई वॉज थिंकिंग कि इट विल बी ए कोई बिग खबर मिल स्टोरी। जाएगी आपको। तो वो जलन साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, फिजिकली अटैक्ड। तो ये इंटरव्यू हुआ और ये वो दिन थे जब मेरी और अरशद की किसी बात पे हमारी तलखी थी। जब मेरी और अरशद की तलखी थी तो जब अरशद ने वो देखा, ही वॉज माई इमीडिएट बॉस। अरशद ने मुझे इन राइटिंग लिखा और वर्बली कहा कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छे अंदाज से तुमने कंडक्ट किया। क्योंकि जलन साहब गुस्से में हो रहे थे, वो मुझ पे अटैक करने आ गए, लेकिन मैंने उन पे कोई मैंने रद्द अमल नहीं दिया। तो उन्होंने मुझे बड़ी इनकरेज किया। तो दिस काइंड ऑफ ए पर्सन ही वॉज। लेकिन एजाज भाई, आपकी वो जो एक्ट था उसको लेके काफ़ी तनकीद भी हुई। जी, वो आज भी वीडियो सर्कुलेट करती है तो लोग तनकीद करते हैं और आपने उसको गाहे बगाहे एड्रेस भी किया। तो आप क्या समझते हैं बतौर सहाफ़ी आपको ये करना चाहिए था, या आप समझते हैं कि क्योंकि हमें पाकिस्तानी सहाफ़त में इस तरह का कुछ देखने को मिलता नहीं है? मसला ये है ऐसा कि जिन लोगों ने जर्नलिज़्म नहीं पढ़ी हुई या जिन लोगों ने ग्लोबल जर्नलिज़्म से वाकिफ़ नहीं है, वो तो ये समझते हैं कि नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ जर्नलिज़्म का ही उसूल नहीं है, ये जो वकालत का शोबा है उसका भी उसूल है, की प्रेसिंग अनटिल इट हर्ट्स। Until it hurts. ठीक है, तो आप प्रेस करके मकसद आपका होता है कि आप एक इंसान के अंदर की जो बात है वो निकालें। CNN ने ये किया हुआ है, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार किया है। BBC ने ये किया हुआ है। अभी रिसेंटली डिवोर्स में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे एक जर्नलिस्ट थे, वो एग्जैक्टली इसी तरह की क्वेश्चंस कर रहे थे। और ये क्वेश्चन, इस तरह की जो क्वेश्चनिंग है, हर किसी के साथ मुनासिब नहीं है, लेकिन उन लोगों से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर मुनासिब है जो किसी को जवाबदेह नहीं है या किसी को जवाबदेह समझते नहीं है, उनसे ज़रूर करना चाहिए। सही। एजाज भाई, आपके सहाफ़ती सफ़र को कमोबेश 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज ना तो आपके पास अपना मकान है, ना आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है। और हम अगर 4 साल पीछे या 3 साल पीछे जाएं तो पाकिस्तानी सहाफ़त में कुछ ऐसे पैराशूटर सहाफ़ी भी आए हैं जिन्होंने बहुत पैसे भी कमाए हैं, बहुत नाम भी कमाया। तो आपने वो उस सहाफ़त का इंतखाब क्यों नहीं किया जहाँ ज़्यादा आपकी तारीफ़ भी थी, जहाँ आपका अच्छा घर बनाने का मौका भी था, आपके पास बड़ी गाड़ी का मौका भी था, और वो जो बड़े आप कह लें कि मोतबर हलके हैं उनके करीब जाने का मौका भी था। तो आपने क्यों इस मुश्किल सफ़र का इंतखाब किया कि आज 20 साल बाद ना आपके पास बड़ी गाड़ी है, ना आपके पास अपना घर है? ऐसे मेरे पास चले बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी तो है ना। तो बात यह है कि और खुदा का शुक्र है मेरे पास एक घर है जो ज़ाहिर है अपना नहीं है इन मैनी वेज, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फॉर लास्ट मैनी मैनी ईयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, अहम होती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप जायज़ तरीके से काम करें तो आपको जो रिस्पेक्ट है वो इतनी मिलती है कि आपको ये चीज़ें बड़ी बेईमानी रह जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें इतनी अहमियत रखती हैं। अहमियत ये है कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, और जो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो पैसे तो किसी भी शोबे में रह के आप कमा सकते हैं। अगर पाकिस्तान में पैसे आपने कमाने हैं और ज़मीर बेच के कमाने हैं तो फिर मुझे नहीं ये अच्छी लगती बात, तो मैं नहीं इस रास्ते का। अच्छा एजाज भाई, हमारे यहाँ आजकल जो यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या रिमार्क्स हैं? जो यूट्यूब से आते हैं, बुनियादी तौर पर वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते हैं, वो ना कि इंटर्नशिप करते हैं, ना वो ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, ना उन्हें किसी चैनल की हायरार्की पता है। वो एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद उनकी ऑडियंस बनती है, उसके बाद हमारे यहाँ 2-4 चैनल्स हैं जो उनको जगह दे देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये उन सहाफ़ियों के लिए बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है जो बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर आते हैं, जो उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जो कि जेन्युइनली एक जर्नलिस्ट को फॉलो करनी चाहिए? देखें, ऐसे आप किसी को भी ग्रो करने से रोक नहीं सकते। मुमकिन है ये जो यूट्यूबर्स हैं ये इन्होंने एक किसी ख़ास जमात के साथ मिलकर या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई शोहरत हासिल कर ली हो, ऐसा मुमकिन है।
लेकिन लॉन्ग लास्टिंग काम किसका है? लॉन्ग लास्टिंग काम तो लॉन्ग लास्टिंग काम है जो दुरुस्त काम है, जिसकी एकेडमिया भी इज़्ज़त करेगा, जिसकी सारी दुनिया इज़्ज़त करेगी। तो लॉन्ग लास्टिंग काम वही रहेगा जो जो अच्छा काम है, जिसके अंदर नोक पलक का ध्यान रखा गया है, जो जर्नलिस्टिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका ध्यान रखा गया है। लॉन्ग लास्टिंग काम किसी एक सियासी जमात के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के दूसरी सियासी जमात को मुसलसल गालियाँ और गालियाँ देने का नाम तो नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग काम तो ये है कि जो आप कर रहे हैं उस पर सारी दुनिया आपको कहे कि ये हम पे अगर तनकीद भी कर रहा है तो ये बाकियों पे भी करता है, अगर इसने हमारी तारीफ़ की तो बाकियों की भी जो जायज़ बात बनती है। मेरा ये ख्याल है कि जर्नलिज्म में सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, वो पोलराइजेशन आ गई, और ये जो पोलराइजेशन है इसने ज़्यादा डैमेज किया है। जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दुख होता है कि ये डैमेज लोगों को ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं हमारे, वैसे तो जर्नलिस्ट अक्सर का भी यही हाल है, ना तो उन्हें पाकिस्तान की तारीख़ का पता है, ना उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता है, ना मईशत का पता है। चले मईशत का ना भी हो, एटलीस्ट पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के वाले से आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है। एजाज़ जी, मुझे ये बताइएगा कि हमने इमरान खान की हुकूमत के बाद देखा कि मीडिया में कैसे बहुत तेज़ी से डाउन साइजिंग हुई और एक डिक्लाइन आया पूरे मीडिया इंडस्ट्री में। बट हाल ही में कुछ 1-2 सालों में हमने देखा है कि बहुत नए इदारे इस्टेब्लिश हुए हैं, नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा आने वाले साल हैं, क्या वो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं? बिकॉज़ जिस तेज़ी से नए चैनल्स आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये बस एक हवा है और इसके बाद फिर दोबारा वहीं आ जाएँगे जहाँ से हमने शुरू किया था? वो किसी ने कहा था कि सब आँख का धोखा है, रवानी तो नहीं है, दरिया में फ़कत रेत है, पानी तो नहीं है। ठीक है? जिस मुल्क में आप देखें ना कि पार्लियामेंट हो और कानून साजी ना हो, जिस मुल्क में अदालतें हों उस मुल्क में इंसाफ ना हो, ठीक है, जिस मुल्क में टीवी चैनल्स हों लेकिन आप पूरा सच ना दिखा सकते हो, तो ऐसे टीवी चैनल्स की क्या अहमियत है, ये मुझसे आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। टेलीविज़न चैनल्स जो है अब अक्सर टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो जो 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 मुख्तलिफ बिज़नेस टाइकून्स हैं वो ख़रीद रहे हैं। टेलीविज़न चैनल अब कोई प्रॉफिट का बिज़नेस नहीं रह गया, लेकिन हमारे जो बिज़नेस के लोग हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। क्यों ख़रीदना चाहते हैं? वो इसलिए ख़रीदना चाहते हैं कि वो पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे घूमना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कोई अच्छी खबर है ऐसी। मेरा ये ख्याल है कि एक्सप्लॉयटेशन होगी, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि टीवी इज़ फास्ट ऑब्सलीट होता जा रहा है ये। अब तो जो डिजिटल वर्ल्ड है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेगी। बिल्कुल। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिजिटल जर्नलिज्म के हवाले से पास्ट 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम भी हुआ है, कुछ इदारों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो नए इदारे आ रहे हैं जिनका बुनियादी मकसद मीडिया, सहाफ़त नहीं है बल्कि बिज़नेस है या अपने साइड बिज़नेस को ग्रो करना है या पावर है, तो ये किस हद तक पाकिस्तानी सहाफ़त को नुकसान पहुँचाएँगे? और जो पाकिस्तान में बसने वाले सहाफ़ी हैं, नए सहाफ़ी हैं, उनको कितना नुकसान पहुँचाएँगे? नहीं, पाकिस्तान की सहाफ़त को और पाकिस्तान की सियासत दोनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं ये लोग। जो बिज़नेस एम्पायर्स हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, किसी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है या रहा है, या किसी और बिज़नेस से किसी का ताल्लुक़ है, तो ये तो नुकसान पाकिस्तान के लोगों को भी बचा रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल को भी बचा रहे हैं, और वो लोग जो घर में बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है कि किस टीवी चैनल के पीछे कौन है, तो वो तो बड़े, ये तो नुकसान की बात है ना, कि वो एक ख़ास किस्म का नैरेटिव करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और कर रहे हैं, और कर रहे हैं। और कुछ बिजनेस के ऐसे एरियाज हैं जिनको कभी वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में एक डैमेज हो रहा है, इसको रेगुलेटर्स को देखना चाहिए, और इसके ऊपर पार्लियामेंट को सबसे पहले चाहिए कि लेजिस्लेशन करे। सर, अब सहाफ़त और मीडिया से थोड़ा मूव करके हम सियासत की जानिब जाते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो एक हकीकत है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। बट आप क्या समझते हैं कि सियासत, जो हमारे सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने में कितना किरदार अदा किया? इस्टेब्लिशमेंट को तो अपना इस्टेब्लिश किरदार है, बट हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
उन्होंने कितनी तक़वियत बख्शी है एस्टैब्लिशमेंट को अपनी देखिए जड़ें मजबूत करने में? देखिए सियासी जमातों के अंदर जब खुद जमहूरियत नहीं होती या कम जमहूरियत होती है तो उससे इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती है। लेकिन आप ये कहें ना कि जी सियासी जमातों ने कोई इंटेंशनल काम किया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने में, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई इंटेंशनल काम है। वहाँ पर खौफ ज़्यादा रूल करता है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास एक पावर है, इख्तियार है, बंदूक है, पैसा है, वसाइल है, और सियासी जमातों के पास तो खाली हाथ है। तो सियासी जमातों ने कुछ दुरुस्त और गलत काम किए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना चाहते हैं। हाँ, सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर मजबूत किया है जब सियासी जमातों ने मिल के एक्सटेंशन के लॉ को रेटिफाई किया है। सियासी जमातों ने उस वक्त ज़रूर मजबूत किया है जब पार्लियामेंट जो डिक्टेटर्स के इक़दामात को इंडेमनीफाई करती रही, वो उस हद तक ज़रूर बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ये खौफ के साए हैं, और उस वक्त भी सियासी जमातों की थिंकिंग यही थी कि हम शायद ये कर लें तो शायद आगे बेहतरी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के अंदर गलतियाँ हैं, और सबसे बड़ी गलती यह है कि सियासी जमातें बतौर जमातें मजबूत नहीं हैं। बतौर जमातें मजबूत होंगी तो बतौर पाकिस्तान लीडर की, मजबूत है लेकिन जमात मजबूत। बतौर लीडर मजबूत है लेकिन बतौर जमातें के ग्राउंड लेवल पे मोहल्ले में गली के तक वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वो अगर हों तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एजाज भाई, आप पावर कॉरिडोर्स के हवाले से बहुत एक करीबी नज़र रखते हैं, आपके पास तमाम अहम मालूमात होती हैं, तो मुझे ये बताएं, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट पीडीएम की आई, आप क्या समझते हैं कि ये इन किरदारों की अपनी ख्वाहिश थी या इन्हें फोर्सफुली लेके आया गया मैदान में? देखिए, ख्वाहिश तो पीडीएम की पहले से थी। इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की जो साथ देना है वो बंद कर दिया। जब इनको पता लगा पीडीएम वालों को कि इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ नहीं दे रही, तो ये एक्टिव हो गए और इमरान खान साहब नीचे गिर गए। क्योंकि इमरान खान साहब को 2018 के आम इंतखाबात में चुन कर लाया गया था। 2018 के आम इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब की जो पार्टी टिकट है वो कई ऐसे टिकट हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने तकसीम किए हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के टिकट तकसीम किए हुए हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। फिर 2018 के इलेक्शंस में आरटीएस बैठ गया। इमरान खान साहब के लिए जब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हुई या जब भी मनी बिल पास कराना हुआ, तो इस्टेब्लिशमेंट और हमारी आईएसआई जो हेल्प करती थी इमरान खान साहब की, तो जब वो सारी जो हेल्प है वो ख़त्म हुई, तो फिर ये इन जमातों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब का झगड़ा हो गया इस्टेब्लिशमेंट से, और उन्होंने इमरान खान साहब की हिमायत ख़त्म कर दी। इमरान खान साहब जब रूलर थे तो उन्होंने अपनी जमात को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, अपने अलाइज जो थे उनको खुश नहीं रखा, उनको काबू में नहीं रखा। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी 1988-89 में नो कॉन्फिडेंस आई थी, क्यों नाकाम हो गई थी? फ़ौज, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग, उस वक्त के डीजी आईएसआई, उस वक्त के डीजी एमआई जनरल हमीद गुल, जनरल असद दुरानी, ये सारे उनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन चूँकि उनकी पार्टी और उनके अलाइज उनके साथ मौजूद थे, बेनज़ीर वो नो कॉन्फिडेंस जीत गई। लेकिन यहाँ पर तो ये था कि इमरान खान साहब अपने अलाइज से भी नहीं मिलते थे, अपने पार्टी के लोगों को धुतकार के रखते थे। उनके जनूबी पंजाब से ख्वाजा शराज हैं या और बहुत सारे लोग हैं, वो उन इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनते थे, उनसे मिलते नहीं थे, तो बहुत सारी नाराज़गियाँ थी। सर, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उस वक्त इमरान खान की लड़ाई किसी एक फ़र्द से थी, या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक इदारे से थी? इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं थी। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों से लड़ाई कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने ये डिक्लेयर किया हुआ था, और आज भी डिक्लेयर किया हुआ है कि सिर्फ इस मुल्क में ईमानदार आदमी वो खुद हैं, बाकी सारी सियासी जमातें जो सारी चोरों का टोला है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई चोरी या डाका हुआ है, इमरान खान साहब वो उसके ऊपर बात नहीं करते थे। आसिम सलीम बाजवा के पापा जॉन्स केस के ऊपर क्या इमरान खान साहब ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आप वज़ीर के तौर पर काम जारी रखें। तो इमरान खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर चोरी डाके के ख़िलाफ़ हैं तो सबसे पहले तो कार्रवाई करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो तो नहीं करते। आसिम सलीम बाजवा के पापा जॉन्स का केस, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं, दोनों को जमा भी कर लिया जाए तो उससे ज़्यादा अमाउंट बनती है। इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या किया? तो अगर इमरान खान साहब आंखें बंद कर ली, इमरान खान साहब ने, अगर इमरान खान साहब चोरी और डाके के खिलाफ थे तो सबसे पहले कार्रवाई तो आसिम बाजवा के खिलाफ होनी चाहिए थी, नहीं की। तो इमरान खान साहब बेसिकली इक़्तिदार चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वो अच्छी है
जो उनके साथ हो, और ये बाकी सियासी जमातों का भी यही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो, जो उनको कुछ ना कहे वो अच्छी है, जो उनके खिलाफ हो जाए वो अच्छी नहीं। सर मुझे ये बताइएगा कि माजी में हमने देखा कि कई जमातों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना बन पाई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, बट फिर चंद सालों के बाद दोबारा पैचअप होता है, वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं। तो इमरान खान के हवाले से हमारे यहाँ सहाफ़ती हलकों में भी और एक जनरल परसेप्शन है कि वो बहुत हार्ड लाइन पे चले गए हैं, वो ऐसी हार्ड लाइन पे हैं जहाँ से वापसी मुश्किल है। तो बतौर सहाफ़ी आपने 2000 से सहाफ़त का आगाज़ किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान की वापसी मुमकिन है दोबारा इक़्तिदार की जानिब, और क्या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दोबारा रफाकतें जो हैं उनका देखिए आगाज़ हो सकता है? पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स भी कहते ही हैं कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने का आर्ट है पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल फौरी तौर पे ऐसा हो जाए कि इमरान खान साहब को दोबारा जफ़ी डाल लें और कहेंगे जी तुम आ जाओ। इमरान खान साहब ने अभी इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी बदनाम किया है, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप को बड़ा बदनाम किया है। सर सोशल मीडिया पे एक कंपैरिजन बहुत गर्दिश कर रहा है गुज़िश्ता कुछ महीनों से। उस कंपैरिजन में ये बताया जा रहा है कि पीएमएलएन के जो रहनुमा हैं, जब उन्हें कैदोबंद किया गया तो वो बहुत मजबूत आसाब के हामिल साबित हुए, और बनिस्बत दूसरी जानिब पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो कमज़ोर आसाब के साबित हुए जब भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके आसाब जो हैं वो कमज़ोर हैं, और दूसरी जानिब जो पीएमएलएन के रहनुमा हैं वो ज़्यादा देर जेल में भी रहे और उनको बकौल उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, लेकिन वो उनको मेल्ट डाउन नहीं हुए, उनका पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि किसी के मेल्ट डाउन होने के ऊपर इतना मजाक उड़ाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री है, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, गिरफ्तारियाँ होती रही हैं। पीपल्स पार्टी 77 में उन्होंने कू देखा है, मुस्लिम लीग नून ने 1999 में कू देखा है, जलावतनियाँ देखी हैं, कोड़े देखे हैं, गिरफ्तारियाँ देखी हैं, सज़ाएँ देखी हैं, सज़ाए मौत भी देखी है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये तो अभी अमली तौर पे जन्म पाशा साहब की मदद से 2011 में जन्म ली, अक्टूबर 2011 में। अमली तौर पे जन्म तो उस वक्त लिया ना जब गोद में इस्टेब्लिशमेंट ले लिया। तो मेरा नहीं है ख्याल कि अगर उनके जो लीडर्स हैं अगर वो अपना कंपोज नहीं रह सके तो उस पर मजाक उड़ाने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो सीख रहे हैं। सर मुशर्रफ साहब आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की तारीख के अहम और मुतनाज़ किरदार हैं। बतौर सहाफ़ी आपने उनका जो बतौर सदर और फिर एक डिक्टेटर जो उनका टेनओवर था उसको आप कैसे देखते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को कैसे देखते हैं? ऐसा डिक्टेटर जो है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता, कोई भी डिक्टेटर हो। डिक्टेटर कभी आप कह रहे हैं ना मुतनाज़ा किरदार, मुतनाज़े वाली बात ही नहीं है। ही वॉज ए डिक्टेटर, दैट इज़ इट। इस पर तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जनरल मुशर्रफ एज ए पर्सन, मेरी जनरल मुशर्रफ साहब से मुलाकातें रही हैं, तो एज ए पर्सन बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, बड़े खुले डुल्ले थे, खुल के बातें करते थे, बड़े टॉलरेंट थे। एज ए पर्सन मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट हमने देखा कि एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट उन्हें 12 अक्टूबर 1999 उनके साथियों ने किया, वो इक़्तिदार में आए। फिर हमने देखा 3 नवंबर 2007 कू हुआ, दोबारा इन्होंने आइन तोड़ा। तो ये तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें हैं। इस बीच में 18 अगस्त को उन्होंने 2008 को इस्तीफ़ा दे दिया। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिनकी तारीफ़ भी है, जिनकी तनकीद भी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल बात ये है कि जनरल मुशर्रफ जो है वो डिक्टेटर थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। सर मुझे ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात कितना करीब है? क्या इस साल इंतखाबात हो पाएंगे? अगर नहीं होते तो आप क्या समझते हैं कि किन वजूहात की वजह से नहीं हो सकता? देखिए ना, इस साल मुझे लगता है इलेक्शन तो होंगे पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। मुझे जनरल इलेक्शन होते हुए भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारी उसकी वजूहत है। मुझे फ़िलहाल इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता है। थैंक यू।